Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and learning new things with me regularly. तो आगे की तरह ही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शंस, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट्स मेरे साथ सीख सकें। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन, क्या मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का, आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसका पर्पस है श्योर करना या इंश्योर करना कि जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जितने भी ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने हुए हैं, वो सब एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है हार्मनी। हार्मनी का मतलब तालमेल ही होता है। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाने के लिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा तभी तालमेल बैठेगा और यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव हो पाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाएं, उन सब का एक ही पर्पस हो, गोल को अचीव करना। तो हर एक काम को इस तरीके से तालमेल से बिठाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सारे डिपार्टमेंट्स मिलके अचीव कर लें। नाउ कम्स डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है हाइमन की। तो व्हाट हाइमन सेड, हाइमन ने बोला कि कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सही तालमेल बैठना, साथ साथ चलना। मतलब जितना भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ सहमति से चले, एक दूसरे की मदद के लिए चलें, ताकि काम करते समय सही टाइम लगे, सही पैसा लगे और जो काम की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया आए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिफाइड एफर्ट्स होंगे, यूनिफाइड मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो सारा एफर्ट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जिससे जो ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है वो अचीव हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन तरक्की करती रहेगी। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के बाद हमें इस चीज़ की क्लैरिटी हुई कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है हर एक डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल होना। जैसे कि प्रोडक्शन का तालमेल होना चाहिए सेल्स वालों के साथ कि कैसा माल बनाएं जो जल्दी से जल्दी बिक जाए। फाइनेंस वालों के साथ तालमेल होना चाहिए क्योंकि पैसा तो वही देंगे। पर्सनेल वालों का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि टाइम टू टाइम जितनी मैन पावर चाहिए वो मिलती रहे। तो हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चलेगा, मिलके चलेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें जितने भी फीचर्स हैं उनकी क्लैरिटी आई। तो क्या फीचर्स अभी तक हमने समझे? पहला फीचर हमें ये समझ आया कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है जिसमें लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो ये एक अकेले इंसान की बात नहीं, ये ग्रुप्स की या डिपार्टमेंट लेवल की बात है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस एफर्ट है जो कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक चलता ही रहेगा। और सारे का सारा एम्फसिस किसके ऊपर है? एफर्ट्स के बीच में तालमेल बिठाने का। यूनिटी मतलब साथ में करने का कि सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में हो। उसके बाद इंटीग्रेशन हो फंक्शंस की। इंटीग्रेशन का मतलब भी वही है कि हर एक काम का एक ही पर्पस हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। और जो कोऑर्डिनेशन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। उसने ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पर कोई कंफ्यूजन, कोई वेस्टेज ना हो।
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर टी फॉर्म में या टेबल फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले बात आ जाती है मीनिंग की। जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन है ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये मैंने आपको अभी समझाया। हर एक लेवल के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जबकि कोऑपरेशन जो है ये इंडिविजुअल लेवल की बात है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की मदद करना चाहता है कि नहीं। प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कौन इनकॉर्पोरेट करता है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि कोऑपरेशन को कोई भी स्टार्ट नहीं करवाता। कोऑपरेशन हमारे मन की इच्छा है कि हम दूसरे की मदद करना चाहते हैं कि नहीं, यानी ये इनफॉर्मल है। आपकी अगर किसी से बनती है तो आप उसकी मदद करेंगे, अगर नहीं बनती तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। थर्ड आ जाता है नीड। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अगर डिपार्टमेंट्स तालमेल से नहीं चलेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। कोऑपरेशन एक इंडिविजुअल का डिज़ायर है, वो चाहे तो मदद करे चाहे तो ना करे। तो हमें क्या समझ आया कि कोऑर्डिनेशन का स्कोप बड़ा है, वाइड है, जबकि कोऑपरेशन नैरो है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल सोच है। एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म है, थ्रू आउट चलती रहती है, जबकि कोऑपरेशन शॉर्ट टर्म है। कभी जब हमारी किसी से बनती है तो हम मदद कर देते हैं, जब बिगड़ जाती है तो हम मदद करने से रिफ्यूज कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। अब हम आ गए अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है डायरेक्ट कांटेक्ट का। अब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यहाँ पर जो मैनेजर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करवा रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान दे, कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे। वो इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी नया मेथड बनाने से पहले लोगों की सहमति ली जाए और उसका मेन एम यही हो कि कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट हो, लोगों के बीच में गुडविल यानी उसकी इज्जत बढ़े, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो अच्छे से करवा पाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगिनिंग। कोऑर्डिनेशन को एकदम से अचीव कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग के लेवल से ही स्टार्ट हो जाए। जैसे ही आप प्लानिंग शुरू करते हैं उसी समय आपने तालमेल बिठाने की कोशिश करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि पॉलिसी बनाना, मीटिंग्स करना और डिस्कशंस करना, ये सब की मदद से ही कोऑर्डिनेशन अचीव की जा सकती है। थर्ड प्रिंसिपल है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। कोऑर्डिनेशन कभी भी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही चाहिए होती है। जैसे कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो रिलेशनशिप्स डेवलप की जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों में, ताकि हर डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे की मदद करे। देन है कंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ कम्स टेक्निक्स कि कोऑर्डिनेशन को किया कैसे जाए, क्या तरीका है कोऑर्डिनेट करने का। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि गोल्स को अच्छे से डिफाइन किया जाए, ताकि सबको पता लगे कि पर्पस है क्या। अगर गोल पता होगा तभी तालमेल बिठाने के लिए लोग अपने एफर्ट्स डालेंगे। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बोला, सहमति बनाना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलरली आपको अपने एम्प्लॉयज़ के कन्फ्लिक्ट्स अगर कहीं हो रहे हैं वो रिजॉल्व कराने पड़ेंगे। कन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ पर आपस में सोच नहीं मिल रही। इसके अलावा लोगों को ये समझाना पड़ेगा बात करने से कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम सबने मिलकर अचीव करना है, तभी हमारा अपना फ़ायदा भी हो पाएगा। लीडरशिप एंड सुपरविजन, ये है तीसरा पॉइंट। एक इफेक्टिव लीडर ही कोऑर्डिनेशन करवा सकता है, क्योंकि वो ही लोगों को मोटिवेट कर सकता है मिलके काम करने के लिए। सुपरविजन का पूरा टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जैसे मैंने समझाया वॉलंटरीली होता है, अपनी मर्जी से होता है,
तो लोगों के अंदर ये भावना जगाओ कि वो एक दूसरे की मदद करें। देन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हो या कोई पॉलिसी हो, उसे इतनी अच्छी तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करो कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी के दिमाग में। और ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल रखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सिंपल रखिए, लोगों की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अच्छे से समझाइए, जॉब को अच्छे से डिस्क्राइब करिए कि काम है क्या। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो भी मैनुअल आपने बनाना है, जो रूल बनाना है, उसे एक्सप्लेन कीजिए ताकि कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो दीज आर द 6 टेक्निक्स। नाउ कम्स कि कितने तरीके की कोऑर्डिनेशन होती है, क्या इसकी टाइप्स हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही है, यानी 2 मैनेजर्स के बीच में, 2 एग्जेक्टिव्स के बीच में, या 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, ब्रांचेस के बीच में, एम्प्लॉयज या वर्कर्स के बीच में। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका तालमेल। ये भी 2 टाइप्स इसकी और भी हैं इसके अंदर ही, इंटरनल के अंदर। चलिए देखें वो कौन सी हैं। पहली है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा 1 जैसे हम लिखते हैं, यानी लेवल आगे पीछे हो सकता है। तो जब एक सुपीरियर कोऑर्डिनेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ, या सबऑर्डिनेट करेगा अपने बॉस के साथ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि एक सेल्स मैनेजर कोऑर्डिनेट कर सकता है अपने सेल्स के सुपरवाइजर के साथ, वो उससे पूछ सकता है कि सेल्स कैसी हुई। और जब सेल्स सुपरवाइजर ये इंश्योर करेगा कि जो उसने काम किया है वो सेल्स मैनेजर को बता दे, तो वर्टिकल मतलब अपने से ऊपर वाले लेवल के साथ या अपने से नीचे वाले लेवल के साथ। फिर आ जाती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन, यानी कि सेम लेवल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो सेम स्टेटस के लोग हैं, यानी 2 मैनेजर्स अपने से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, 2 हेड्स कर रहे हैं, या 2 सुपरवाइजर्स। तो जब सेम लेवल के इंडिविजुअल के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं उसे हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। अब आ जाता है अगला पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर के साथ। ध्यान से स्लाइड को देखिए। जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एक रिलेशनशिप बनाएंगे बाहर वालों के साथ, वो बाहर वाले कोई भी हो सकते हैं, कोई भी एजेंसी हो सकती है, आम पब्लिक हो सकती है, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक हो सकता है, कोई भी बाहर का बंदा जिसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो इस काम के लिए ज़्यादातर कंपनीज एक PRO दैट इज पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर अपॉइंट करती हैं, और वही ये तालमेल बिठाता है ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लोगों के साथ। आगे चलते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसके अंदर हमने ये सीखा कि कोई भी और मैनेजरियल फंक्शन हो, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, उन सब के अंदर हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यानी ये जब हम तालमेल बिठाते हैं तो हर एक मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर तालमेल बिठाना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है कि ये हर एक लेवल के बंदे को तालमेल बिठाना पड़ता है, यानी एट ऑल लेवल्स तालमेल की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन्स हो सकती हैं। अब आ गया कि कोऑर्डिनेशन को अचीव कैसे करना है। वैसे तो सेम ही है जैसे मैंने आपको टेक्निक्स बताई। अच्छे से प्लानिंग करनी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपरली डायरेक्ट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को, स्टाफ में लोगों को अच्छी और सही पोस्ट समझाना, बातचीत करना और कंट्रोल करना, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। तालमेल करते समय कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर एक मैनेजर की एबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो लोगों के कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सके, तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, या फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा इतने फंक्शंस होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भी तालमेल नहीं बैठ पाता। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अगले लेक्चर्स के लिए भी।
तो जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन।